एक केस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बोलो। सर, एक पेशंट आहे, 14 वर्षांची फीमेल पेशंट आहे. हम्म, तिला 2 वर्षांपूर्वी डेंग्यूची हिस्ट्री होती कोविडच्या दरम्यान. हम्म, आणि तेव्हापासून तिचं रक्तातले सगळे काउंट्स आहेत ना सर, ॲलोपॅथीच्या दृष्टिकोनातून ते सगळे कमी कमी होत होते. म्हणजे हम्म, खूप जास्त पांडुत्व आलं होतं तिला. हम्म, तिचा HB4 झाला होता, प्लेटलेट काउंट पण खूप कमी होते. हम्म, आणि मग त्याने ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट घेतली आणि ती बरी झाली. हम्म, मग त्याच्यानंतर पासून ते तसंच कायम राहते. हम्म, म्हणून ते माझ्याकडे आले होते. हम्म, तर माझ्याकडे आलं होतं तेव्हा तिला कंप्लेंट्स होत्या, अनन्नाभिलाषा, अन्नद्वेष होता, ऱ्हिल्लास होता आणि दौर्बल्य होतं. हम्म, आणि इक्टेरस होता सर, आणि पॅलर पण होतं भरपूर. हम्म, आणि ॲलोपॅथीच्या दृष्टिकोनातून त्याचं बिलिरुबिन 3.5 होतं. हम्म, आणि HB 7.4, प्लेटलेट काउंट पण कमी, असं होतं सगळं. हम्म, मग मी तिला ट्रीटमेंट सुरू केली. त्याच्यामध्ये कुटकी, अमृता, काडेचिराईत, निंब, मंडूर भस्म असं दिलं सर चूर्णांमध्ये. हम्म, आणि पुनर्नवा मंडूर, आरोग्यवर्धिनी दिलं. हम्म, एरंडपत्र स्वरस दिला तिला. हम्म, आणि सर मला असं वाटलं की डेंग्यू आधी झाला होता म्हणजे कदाचित जीर्णज्वराची संप्राप्ती असेल, कारण इतक्या दिवसांपासून जर हे राहत असेल तर कदाचित तसं असेल. म्हणून मी परिपाठादी काढा पण ऍड केला होता. हम्म, तर त्याच्यानंतर पेशंट 3 महिने छान पेशंटनी रिझल्ट दिला की तिचा HB वाढायला लागला, प्लेटलेट काउंट वाढला, इक्टेरस कमी झाला, असं सगळं. आणि कंप्लेंट्स पण कमी होते. फक्त माझी चिकित्सा सुरू होती तेव्हा तिला मुखपाक असायचा. मग मी खदिराचं चूर्ण द्यायचं तिला की त्याचा काढा करून घे किंवा चघळायला, गार्गल्स करायला. त्याच्याने ते कमी होऊन जायचं. आणि मग नंतर काही दिवसांनी हीच ट्रीटमेंट सुरू होती आणि तिला वेट लॉस सुरू झालाय सर आता. म्हणजे ती माझ्याकडे आली तेव्हा 41 kg होतं तिचं वेट. मध्ये तिला खूप चांगले रिझल्ट आले म्हणून मी तिला 2.5 महिने ट्रीटमेंट दिली आणि नंतर 1.5 महिना ट्रीटमेंट बंद होती. आणि मी त्यांना सांगितलं होतं की 1 महिन्यांनी परत एकदा ब्लड रिपोर्ट करूयात. तर ते ब्लड रिपोर्ट थोडेसे परत डिरेंज्ड यायला लागले. म्हणून मी परत ही चिकित्सा सुरू केली. तर त्याच्यानंतर खूप जास्त वेट लॉस व्हायला लागला. म्हणजे 38.5 kg होतं ते आता 34 पर्यंत आलेलं असेल. मग त्याच्यानंतर मला काही सुचत नव्हतं म्हणून मी, माझे एक कलिग आहेत जे पंचभौतिक चिकित्सा करतात, तर मी त्यांना अप्रोच झाले. आणि मग असा विचार सांगण्यात आला की खूप जास्त काडेचिराईत, कुटकी याच्यामुळे खूप जास्त दौर्बल्य म्हणजे धातुक्षय झाला असेल आणि म्हणून वेट लॉस होते. तर मग त्यांना फलत्रिकारी गुगुल, रजनी योग आणि वरांग क्षार अशी ट्रीटमेंट दिली. आणि त्याच्यानंतर अग्नी सुधारायला लागला आणि थोडंसं काउंट्स पण चांगले झाले. पण ती आता परत मुखपाक म्हणतीये सर, आणि थोडंसं अग्निमांद्य पण आहे आणि खूप जास्त दौर्बल्य आहे. तर मग हे बरोबर चाललंय का काही चुकीचं चाललंय सर, मला कळत नाहीये. तुम्ही एक्सप्लेन कराल का प्लीज? ठीक है. अब ये जो केस है शॉर्ट में बताता हूँ कि वय किती आहे तिचा? 14 वर्ष है सर, 15 वर्ष. 14 साल की लड़की है और उसको डेंगू हुआ था, है ना. और फिर अलग अलग ट्रीटमेंट हो गई, थोड़ा उपशय मिल रहा था, पर भारक्षय ज़्यादा है, अनन्नाभिलाषा है और उल्लास है ना. और जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है. उन्होंने ज्वर की चिकित्सा दे दी, है ना. हाँ, तो अभी क्या मेन कंप्लेंट क्या क्या है सर? अभी उसको दौर्बल्य है. हाँ, ठीक है. वीकनेस बहुत ज्यादा लग रहा है और वेट लॉस है. और कभी कभी उसको छर्दी होती है सर. ठीक है, ठीक है. और अन्न द्वेष है. ठीक है. अब ये जो डेंगू है वो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है. अब क्या होता है, हमने ज्वर देखा है, बाकी के अलग अलग व्याधि देखे हैं. तो ये जो डेंगू है इसका अगर हमने विचार किया तो ये कीट विष है. ऐसा हमने विचार किया तो उसके मुताबिक भी ट्रीटमेंट जानी चाहिए. ज्वर होगा, प्लेन ज्वर जो विरुद्धान्न सेवन और आम से हो जाता है, अग्नि का विमार्गमन होने की संप्राप्ति रहती है, ऐसे ज्वर में लंघन, पाचन जो हमारा ट्रीटमेंट है उससे उपशय मिलता है. पर ये जो विषजन्य चीज़ें हैं जैसे कीट विष हो या फिर विष युक्त पुष्प हो, उसके सुगंध से भी ज्वर आते हैं. ऐसे जो जिनका जो
उद्भव कारण जो है, अगर विष होगा, कीट होगा या फिर बाकी के कोई भी विष होंगे, तो इनमें क्या होता है, जब तक आप ट्रीटमेंट देते हो तब तक रिजल्ट मिलता है और बाद में वापस उसके वेग आते हैं, क्योंकि विष पर चिकित्सा हुई नहीं है, इसलिए विष का अलग सा चैप्टर उन्होंने दिया है। अब जो कीट विष रहते हैं, विषों का क्या है वो वर्गीकरण किया है। तो जो कीट विष रहते हैं वो वात पित्त प्रधान जो है व्याधि निर्माण करते हैं, ऐसे बोला गया है। हाँ, जो भी कीट हो, चाहे वो मच्छर हो और कुछ भी हो। तो कोई बोलेगा अगर मच्छर से इतना क्या हो सकता है, इतना विष हो सकता है क्या? तो ऐसे ऐसे भी मच्छर दिए हैं, पर्वतीय मच्छर दिए, तो उनसे मृत्यु तक हो जाता है। हाँ, तो मच्छर से कुछ, उसके विष से भी कुछ भी हो सकता है, ये बोलने का तात्पर्य है। तो उसका जो विष है कीट का, वो वात पित्त प्राधान्य करके विष है। जैसे छिचुंदर, हमारा जो रैट है, रैट का पॉइजन रहता है वो श्लेष्मिक रहता है, कफ प्रधान रहता है। और जो बिच्छू रहता है उसका जो ये है क्या पॉइजन रहता है, वो वातिक रहता है। जैसे बिच्छू ने कहाँ पर भी डंक मार दिया तो उसके विष को एक वेग रहता है, ऊर्ध्व वेग रहता है, और वो ऊर्ध्वम आरोहति, और जहाँ पे दंशे पश्चात तिष्ठति, जहाँ दंश है वहाँ वो वहाँ रहता है, वो दोष आकर विष वहाँ रहता है। ऐसे बिच्छू के विष का वर्णन किया है। तो फिर अगर बिच्छू होगा तो बिच्छू की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, वात की ट्रीटमेंट दोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, तो विष की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। वैसे ही ये जो कीटजन्य ज्वर होता है उसके लिए उसकी चिकित्सा भी देनी पड़ती है। सिर्फ ज्वर की आप चिकित्सा दोगे तो वात पित्तात्मक ज्वर के अगर आपने ये कर दिए, क्वाथ दे दिए, तो आपको लक्षण भी अभी दिख रहे हैं इसमें, भारक्षय है, मुखपाक है, सब जो लक्षण दिखेंगे वो वात पित्त प्रधान लक्षण दिखेंगे। तो इसमें क्या करना है, कीट विष जो है उसमें जो अगद आए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा जो अगद है वो दशांगागद है। हाँ, जिसकी फलश्रुति ही कीट विषनाशक है। हाँ, जिसमें वचा है, हिंग है, विडंग है, ये दशांग जो अगद है। बाकी अतिविष है, त्रिकटु है, वो पानी के साथ देना, ये मुख्य ट्रीटमेंट है। और एक आता है चंपकादि अगद करके आता है। तो वो मुख्यतः लूता विष जो रहता है, तो उसके लिए, लूता मीन्स अपना स्पाइडर, हाँ, तो उसके लिए ये होता है। तो विष के जो सिवियरिटी है उसके मुताबिक अगर आए हैं, मीन्स पहला छोटा कीट का अगद, फिर लूता का अगद, हाँ, फिर बिच्छू का अगद, ऐसे ऐसे अगद आए हैं। तो ऊपर का जो हाइयर अगद आपने यूज़ किया तो नीचे के कीट विष और ये भी कवर हो जाते हैं, है ना। और मीन्स जैसे हम ताश में खेलते हैं, है ना, तो हमने जो एक्का डाल दिया तो आपको दस्सा भी आ जाएगा, आपके हाथ में रानी भी आ जाएगी। बादशाह डाल दिया तो रानी आएगी, एक्का नहीं आएगा। वैसे जो हाइयर अगद आप यूज़ करोगे ना, वैसे आप ये छोटे छोटे भी विष और ये कर सकते हैं। तो चंपकादि अगद भी अच्छा काम करता है और दशांग अगद भी काम करता है। ये अगद पहले देने चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो ब्लड केमिस्ट्री एकदम टोटल जो चेंज होती है ना, वो विष रक्त में जाने के बाद होती है। विष का एक बहुत अच्छा सूत्र है विष के अध्याय में, कि जो विष है जब उसको खून से वो स्पर्श हो जाएगा तभी वो एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा, ऐसे बोला है। तो विष का ऐसे ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा। अब सर्प का विष लिया और त्वचा पर लगाया तो उतना कुछ ये नहीं होगा, पर जब वो खून में जाएगा तब उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। फिर खून कैसे होता है वो शास्त्र में वर्णन किया है, एकदम विसर्गंधी खून हो जाता है, उसके वेग कैसे आते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है शास्त्र में। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक ही मैं बोल रहा हूँ कि अभी उसको अगध चालू कर दो। अगध में चंपकादि अगध, नहीं तो दशांग अगध। दशांग अगध सिंपल है, वचा विडंगव सैंधव बिंदव है और वो पानी के साथ लेना है। हाँ, तो वो चालू कर दो, तब ये जो वेग जो है और जो केमिस्ट्री है, ब्लड केमिस्ट्री, वो चेंज होने लगेगी। ठीक है, हेलो, ओके सर। हाँ, वो करो। कभी भी जब हम केस लेते हैं तो हर केस के हम हेतु देखते हैं। तो कहीं आहारज रहते हैं, कहीं विहारज रहते हैं, है ना। तो बेसिक जो कॉमन हेतु हम देखते हैं, ये विषजन्य हेतु जो है वो हम कभी ध्यान नहीं जाता है और कभी भूल जाते हैं। कभी आपको बिच्छू काटा था क्या, कभी आपको ये स्पाइडर ने काटा था क्या, कभी आपको ये हुआ था क्या, तो ये हम पूछते नहीं कभी कभार। और कभी कभार ये विष जो रहता है वो खून में रहता है और उसके वेग आते हैं। विष को वेग रहते हैं,
जैसे सर्प के विष को एक श्लोक में सिद्धांत में बोला है कि जैसा सर्प चलता है ना, जैसा उसका जो मूवमेंट है वैसे उसकी विष की मूवमेंट रहती है, लक्षणों की मूवमेंट रहेगी, कभी शोफ रहेगा, कभी छर्दी रहेगी, कभी ये रहेगा, कभी वो रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगध जो है वो चालू कर दो। 1-2 अगध तो आपके क्लिनिक में रहने चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर विषय का भी नहीं, और अगर गलती से भी दे दिया तो कुछ तकलीफ नहीं होती। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो कभी भी जब भी आपको डाउट हो कि विषय है, हाँ, विषय का कुछ हिस्ट्री है, डेंगू में तो है ही, मच्छर काटने से होता है ना, तो अगर देना ही देना है। ठीक है, और जहाँ मच्छर ज़्यादा है, जिस इसमें एटमॉस्फेयर में, जिसके इसमें, और ऐसा है तो जो धूपन द्रव्य बोले हैं, हाँ, वो धूपन द्रव्यों का प्रयोग कर दो। ठीक है, ओके सर। और ऐसे क्या करना, कभी भी विषय अध्याय में ऐसे धूपन द्रव्य दिए हैं जिसका धूपन आप दंश स्थान पर लगा सकते हो। जो धूपन है धूर, वो दंश स्थान पर लगा सकते हो। उसमें जीर्ण गुड़, हल्दी, ऐसे बहुत से दिए हैं, तो वो भी द्रव्य डालना कभी भी उसमें, हाँ, ताकि ये जो डेंगू की और भी संप्राप्तियां हैं वो भंग हो जाए। ठीक है, बोलो। हो सर, म्हणजे आता धूपन फक्त डेंग्यू मध्ये आपल्याला ती जागा तर नाही सापडणार? नाही, जागा नाही सापडणार, तेच म्हणतोय मी। जो धूपन द्रव्य दिए हैं ऐसे भी दिए हैं धूपन द्रव्य, पर उसमें अगर ये डाल दिए, हाँ, जीर्ण गुड़ है या फिर हल्दी है, ये डाल दिए तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। जी सर। ठीक है, वो कर दो। आणि मग दशांग अगदच्या सोबत ही बाकीची ट्रीटमेंट सुरू राहू दे का ते बंद करायचं सर? दशांग अगद अभी जो है दशांग अगद महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी आपने ज्वर का तो सब कर लिया, पाचन हो गया, अब तो भारक्षय और हो रहा है। भारक्षय हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वही है ना, हाँ, तो जी सर। उसका ये चाहिए, क्या चाहिए, अगध चाहिए उसको। ठीक है, ओके सर। यस सर। जो व्याधि शीत गुण से ठीक नहीं हो रहा है, उष्ण गुण से ठीक नहीं हो रहा है, रुक्ष उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, स्निग्ध उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्याधियों को रक्त की चिकित्सा करनी बोली है ना। और रक्त में क्या आ जाता है, विष आ जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए विष चिकित्सा में रक्त मोक्षण आया है। हाँ, जब स्पाइडर काटता है, हाँ, तो उसमें से क्या खून निकालना रहता है जहाँ उसने काटा है। ऐसे वैसे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, हाँ, मैं ज़्यादातर हिंदी में बोल रहा हूँ, पर जो मराठी स्टूडेंट है वो मराठी में क्वेश्चन पूछेंगे। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हो। हाँ, डायरेक्ट पूछो क्वेश्चन अनम्यूट करके। पूछो डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने जिसने हाथ ऊपर किया है। हा सर, नमस्कार। जस्ट फॉर क्युरिओसिटी विचारते की जसं आपण विषयांचा उल्लेख केला, आमवातामध्ये जसं वृश्चिक दंशवत वेदना किंवा वातरक्तामध्ये मूषक दंशवत, तर असं म्हणजे आपण जे अगद यांच्यामध्ये वापरू शकतो? हो ना, करू शकतो ना। हो, त्याचा काही तोटा नाही। अगदाचं काम आहे, रक्तावर काम आहे अगदाचं। ठीक आहे, हां, आणि ज्या संप्राप्त्या पित्ताच्या आहेत, ज्या संप्राप्त्या पित्ताच्या आहेत, वाताच्या चल गुणाच्या आहेत, पित्ताच्या तीक्ष्ण उष्ण गुणाच्या आहेत, सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कि जो संप्राप्तियाँ तीक्ष्ण उष्ण ऐसे गुण की है, चल गुण की है, वो उस संप्राप्ति में आप प्रयोग कर सकते हो। विष का वेग कब बढ़ते हैं, हाँ, विष जो है काटने के बाद उसके वेग कब बढ़ते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई है। ये अगर उष्ण खाया तो बढ़ जाता है, धूप में गए तो बढ़ जाएगा, ये करोगे तो बढ़ जाएगा। तो जो उष्ण चीज़ें हैं, तीक्ष्ण चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें इससे विष का वेग बढ़ते हैं। तो वैसे गुण की संप्राप्ति जहाँ जहाँ हो वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हा सर, आणि एक पर्टिक्युलर केस नाही आहे, पण असं जाणवते आता पेशंट म्हणजे छोट्या मुलांमध्ये की हँड फूट माउथ डिसीज होऊन गेल्या किंवा त्याच्यानंतर टोमॅटो फ्लू सारखे सिम्पटम्स होऊन गेल्यानंतर आता जे पेशंट आहेत सगळे ड्राय कफचे आणि त्यांना ही हिस्ट्री सापडते, मग त्याचा काही संबंध म्हणजे आपल्याला लावता येतो का? त्याला काय संबंध आहेच की, त्वचा ही वाताचं स्थान आहे। पण त्यांनी आपली आधी ट्रीटमेंट नसते, म्हणजे ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतलेली असते आणि नंतर मग ते आपल्याकडे आले असतात। लक्षणानुसारच आपण त्याचं डायग्नोज करायचं, त्याची लक्षणं पूर्ण घ्यायची,
कुठून काय सुरू झालंय आणि आपल्यापासून हमारा जो है पैटर्न उस वैसे ही आर ऐसा होना चाहिए, विहार ऐसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वैसा करना। चिकित्सा के जो एंगल, मैक्सिमम एंगल रहते हैं ना, वो सब कवर करना कभी भी। हाँ, मीन्स क्या, अगर आपको लग रहा है बाबा एक चीज़ वो विहार के कुछ कारणों से उसको ये व्याधि हो गई है, तो विहार में क्या क्या चीज़ें आएगी, दंत धावन आएगा, स्नान आएगा, हाँ, शरीर को लगाने के लिए चूर्ण आएगा, जो चीज़ें हैं ना उस एंगल की, वो जितना आप कवर कर सकोगे ना उतनी संप्राप्ति भंग होना इजी हो जाता है। ठीक है ना। सिर्फ पेट में दवाई और जो आधुनिक वैद्य शास्त्र करता है वैसे नहीं करना है, हमें सब ये सभी एंगल देखने हैं। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट। पूछो फटाफट। विष जो है वो सब में है। ये ध्यान रखो, हम जो मनुष्य है हमारे भी नाखून में, हमारे में भी दंत में विष है। फर्क इतना है कि वो विष हमें अभी बाधा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रकृति हमारी है, हमारा ही विष है। जैसे सर्प को सर्प विष नहीं ये करेगा, वैसे ही है, पर विष सबको है। इसीलिए विष अध्याय में बोला है कि अगर सांप को इंसान ने काटा तो सांप मर जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस हुए भी है। हाँ, बच्चों ने ऐसे सांप को काटा है, ऐसे हुए भी है। तो ये ध्यान रखो कि हमारे दांत में भी विष है, हमारे नख में भी विष है। तो नख से खुजली करना, नख से किसी को कुछ करना, तो इससे भी ये विष का परिणाम होता है। तो ये जो विष चैप्टर है, विष जो अध्याय है, या फिर विष का जो विचार है बहुत व्यापक है। ठीक है, मीन्स MIDC में काम करने वाले लोग, तो ये धूली विष है। हाँ, पोल्यूशन अभी बढ़ रहा है तो वो विष है। हाँ, अभी जो आप सब्जियां खा रहे हो जो बहुत फास्ट ग्रो केमिकल ये करके होती है, तो अन्न विष है। तो ये बहुत व्यापक कंसेप्ट है। जैसे आम का कंसेप्ट व्यापक है, अग्नि का व्यापक है, तो वैसे ही विष का भी व्यापक है। तो कृमि और विष, ये 2 पॉइंट जो है वो चिकित्सा में कभी कभार रह जाते हैं मीन्स ध्यान नहीं जाता उस पर। हाँ, तो इन पर ध्यान कभी भी देना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। तो सर ये वाले विष तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। हाँ, हो रहे हैं सबको ही। हाँ जी सर, आजकल जो ड्राई कफ हो रही है 15-20 दिन जा नहीं रही, तो उसका हम उसको हम कैसे, ड्राई कफ जो हो रही है आजकल सीजनल, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर शुष्क काश है, बाकी कुछ आपको लक्षण, वो स्वतंत्र काश है क्या परतंत्र काश है, ये पहला देखना चाहिए। प्रश्न जो है व्यापक है। ठीक है ना। वो काश जो है हर एक का वैसे ही नहीं होगा नहीं। कुछ तो पहले ही संचित संप्राप्ति कुछ तो पहले हुई होगी। सबको हो रहा है क्या? नहीं, कईयों को हो रहा है ना। ऐसे नहीं फैमिली के 5 मेंबर ड्राई कफ ऐसा नहीं है, तो उनकी वही संप्राप्ति जो है ना वो देखनी पड़ेगी। हर एक को वही है क्या, काश स्वतंत्र है क्या परतंत्र है। अर्श है तो अर्श में भी काश आता है, पहले से ही वायु उदावर्तित है और कुछ उसको कारण मिल गया, ड्राई कफ चालू हो गया। ठीक है ना। तो छोटी मोटी वो चीज़ें देखनी चाहिए। शुष्क काश है तो शुष्क काश में द्रव्य जो है वो दे सकते हो आप, यष्टि दे सकते हो, सीतोपला दे सकते हो, अलग अलग है, उसमें कुछ ये नहीं है। द्रव्य इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो विचार है आप क्या देने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कभी भी देखो आपके पास छोटा भी पेशेंट आए चाहे वो, तो आपकी केस हिस्ट्री तो डिटेल ही होनी चाहिए। ठीक है ना। बोलो सर, जैसे एक ही फैमिली में सारे मेंबर्स को हो रही है तो उसका हम क्या रीजन करेंगे? यही करेंगे ना कि या तो पोल्यूशन के कारण है, जैसे आजकल एक फैमिली में अगर हो रहा है तो उस फैमिली में कॉमन क्या क्या चीजें है वो पहले देखना। क्या क्या कॉमन है, तो खान पान का कॉमन है, घर का जो वातावरण है वो कॉमन है ना। है ना। अभी विषय का ये आया है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि गीली दीवारें, ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी जो है व्याधि बढ़ाती है, ऐसे शास्त्र में दिया है। ठीक है। हेलो। तो कॉमन फैक्टर क्या है ये भी पहले ढूंढना कभी भी। अगर वो मिल रहा है तो वो उसका निदान त्याग करना। और
ऐसे संक्रमण जो ये है तो क्या बोले हैं, कौन से संक्रमण बोले, कुष्ठस्य ज्वरस्य शोषस्य, है ना, नेत्राभिसंदेहवच संक्रामंती नरांद्रम। तो ये फिर ज्वर है, कफज ज्वर करके उसको ट्रीट कर सकते हो, है ना। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। हर एक में अगर आपको मिल भी रहे हैं कि सभी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, फिर भी हर एक की संप्राप्ति कभी कभार अलग ही होती है। तो वो पहले ढूंढो किस वजह से क्यों हुआ है। तो इसीलिए डिटेल केस हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। काश हुआ है इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, काश क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। ये फर्क है हमारा और आधुनिक वैदिक शास्त्र का। समझ में बात आ रही? हाँ जी, ठीक है सर। हाँ, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट पूछो। हाँ पूछो, जिसने हाथ ऊपर किया है पूछो। प्रणाम सर। बोलो। सर मैं थर्ड प्रोफ का स्टूडेंट हूँ। ओके, सर मेरे पास अभी कुछ पेशेंट आते हैं जो नी पेन के होते हैं, तो मुझे प्रॉपर मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा दीपन पाचन औषधि देता हूँ और उसके बाद उनको स्नेहन स्वेदन करता हूँ। स्नेहन करके उसको फिर नाड़ी स्वैप दे देता हूँ मैं। तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो ऑरल मेडिसिन के लिए तो बोलते ही हैं, तो मैं उन्हें कुछ भी थोड़ा मतलब जैसे गिलोई कन्वर्टी और ये ऐसा दे देता हूँ। और मोस्ट ऑफ पेशेंट जो है, मैंने अभी 5 से 6 पेशेंट देखे हैं, सभी लोग काफी मोटे थे। और तो उनका मेन यही रहता है कि सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा वजन काफी ज्यादा है, इस वजह से सारा वजन जो है घुटनों के ऊपर आता है, तो हम लोगों को इस वजह से दर्द हो रहा है। तो उनका ये होता है कि हमें एक तो पतला होने की दवाई भी बताइए कि पतला कैसे हुआ जाए। और अगर हम लोग आप ट्रीटमेंट दे देता हूँ, उनका स्नेहन स्वेदन के बाद आराम काफी हो जाता है। पर वापिस से फिर बोले कि अब वो पतला होने के लिए जब फिरना स्टार्ट करते हैं तो वापिस से दर्द चालू हो जाता है। जी, ओके। तो अब ये प्रश्न है, पर प्रश्न के सभी एंगल में आपको बताऊंगा ताकि विचार कैसे किया जाता है। हमारे जो ग्रंथ में दानस्थान में इतने इतने व्याधि बताए गए हैं, तो ये क्या है, ये द पॉसिबल संप्राप्तियां हैं कि आप इतने एंगल से आप कोई भी डिसीज़ को, कोई भी व्याधि जो अनुक्त है, उक्त है, अनुक्त है, इतने तरीके से संप्राप्ति है, इतने तरीके से आप विचार कर सकते हो। हाँ, जैसे राजक्षमा है, हाँ, तो राजक्षमा में क्या है, विरुद्धान्न सेवन है। अब विरुद्धान्न सेवन से शोष कैसे होगा, है ना, विरुद्धान्न है, वो तो खा रहा है ना, खाना तो खा रहा है, बराबर है, तो इससे शोष कैसे हो रहा है। हमने साहस देख लिया, वेगावरोध देख लिया, है ना, ठीक है ना, पर हेलो, अतिव्यय देख लिया, पर विरुद्धान्न से कैसे हो सकता है, शोष कैसे हो सकता है विरुद्धान्न से, बराबर है। तो ये श्रोतोरोध के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, श्रोतोरोध के कारण होता है। जब जाड़ा इंसान है, अब ये सब खा रहा है, दूध भी खा रहा है, घी भी खा रहा है, और हड्डियां कमज़ोर है ना, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, तो कहाँ जाता कहाँ है खाना, है ना, पोषण तो सभी धातुओं का होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि मेद धातु दुष्ट है, श्रोतोरोध है, और श्रोतोरोध के कारण उसका अस्थि धातु, शुक्र धातु, इसमें क्षय पाया जाता है। इंसान दिखने में जाड़ा है और उसमें क्या है, शोष है, उसमें क्या है, उस धातु जो है वो परिपूर्ण हो नहीं रहा। अभी हमें ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, उसको ब्रूहण देना चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ। वो पहले से खाना खा रहा है, स्थूल इंसान है, और हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस आ गया, हड्डी अस्थि सौशीर्य आ गया, तो उसमें क्या करना चाहिए, ब्रूहण देना चाहिए? नहीं सर। हाँ, नहीं देना चाहिए, है ना। फिर क्या देना चाहिए, लघु संतर्पण, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट बोलो। इसमें संप्राप्ति क्यों, क्या घटी है, प्रॉब्लम किस में आ गया है, अवरोध की वजह से। हाँ, इसमें अवरोध की वजह से हमें क्या करना है, अवरोध निकालना। हाँ, बस खत्म, ठीक है ना। अब आप जो तिल तेल लगा रहे हो, स्वेदन दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है, श्रोतोशोधन होता है। बाहर से अंदर की जगह, जैसे हम अंदर दवाई दोगे श्रोतोशोधन की, तो अंदर से बाहर की तरफ श्रोतोशोधन होते जाएगा। अब बाहर से अभ्यंग करते जाओगे तो बाहर से अब अभ्यंतर श्रोतोशोधन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तिल तेल क्या है, श्रोतोशोधक है ना, श्रोतोशोधक उसके गुणधर्म,
उष्ण है? जी सर। तीक्ष्ण है? और कौन से गुणधर्म है? हाँ ठीक है। हाँ तो श्रोतोशोधक है ना, वात शामक है, उष्ण है। आप तेल लगा रहे हो और सेक रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो आप उसका श्रोतोशोधन हो रहा है ना, श्रोतोशोधन हो रहा है, वात शमन हो रहा है और उसको अच्छा लग रहा है। तो अभी ये क्या कर रहे हो आप, स्थानिक कर रहे हो। अगर उसको आप रोज अभ्यंग करना बोलोगे तिल तेल का, तो क्या होगा, श्रोतोशोधन जो है वो बड़े पैमाने पर होगा, मेद धातु जो है वो विलयन धीरे धीरे होगा उसका, ठीक है ना। तेल क्या करता है, तेल क्या करता है, कफ कम करता है ना, वात कम करता है। हाँ तो तिल तेल गर्म करके उसको लगाना चालू करोगे तो श्रोतोशोधन हो जाएगा, वो पतला भी हो जाएगा और अस्थि का सौशर्य भी कम होते जाएगा। एकदम सिंपल चीज है, सिद्धांत तो छोटा है, ठीक है ना। पर कई लोग क्या होते हैं, कई कबार क्या होता है, गलतियां किधर होती है, स्थूल पेशेंट आ गया और शुक्रक्षय उसमें पाया गया, ठीक है, तो फिर क्या करते लोग, अश्वगंधा दो, शतावरी दो, विदारी दो, तो क्या होगा, इससे हो जाएगा शुक्र वृद्धि? वो पहले से ही 3-4 बार खाना खा रहा है, पहले से ही वो दिन में 3 बार सो रहा है ना। हाँ और फिर क्या दिया हमने उसको, अश्वगंधा अवलेह दिया, ये दिया वो दिया, अस्थि धातु ब्रोहण करने के लिए कुछ दिया, तो होता नहीं ब्रोहण, है ना। क्यों? क्योंकि उसको और क्या होता है, वजन तो बढ़ेगा उसका और जो चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए व्याधियों का जो वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको संतर्पणजन्य है क्या अपतर्पणजन्य है, आपको अगर लग रहा है ये व्याधि दिख रहा है हेतु संतर्पणजन्य है तो आपको अपतर्पण ही करना है, ठीक है ना। आपको अपतर्पण दिख रहा है तो आपको संतर्पण ही करना है। इसलिए व्याधियों का वर्गीकरण इस प्रकार से है ताकि चिकित्सा को एक फिक्स दिशा मिले आपको, ठीक है। तो करना क्या, आपको श्रोतोशोधन करना है उसका, उसको नित्य तेलाभ्यंग करना है, वो चालू कर दो उसको, तो ये बार बार नहीं होगा। ठीक है, ओके, मिल गया आपको प्रश्न का उत्तर? जी सर, मिल गया। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। आप प्रश्न टाइप मत करो, डायरेक्ट पूछो। हेलो, बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर एक फीमेल पेशेंट है 36 इयर्स की, अनमैरिड, प्रोफेशन वाइज वो टीचर है और सुबह से लेकर रात तक मतलब स्कूल में, उसके बाद फिर ट्यूशन वगैरह में बिजी रहती है। उसकी प्रेजेंट कंप्लेन ये है कि उसको 2.5 महीने से पीरियड नहीं आया। तो उसकी हिस्ट्री जब मैंने ली तो उसका मतलब कोष्ठ बिल्कुल ठीक है, उसको भूख ठीक लगती है, सुबह 5 बजे उठती है, अपना काम करके स्कूल जाती है, फिर वहां से आती है, फिर 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर उसके ट्यूशन से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 बजे से 8 बजे तक वो उस काम में बिजी रहती है। फिर रात का खाना खाती है और फिर उसके 3 बाद सो जाती है। और खाना भी उसका सिंपल है, कोई भी मतलब स्पाइसी है या कुछ ऐसे नहीं खाती, जंक फूड वगैरह नहीं खाती। लेकिन मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे उसमें केवल स्ट्रेस फैक्टर मिला और दूसरा मुझे लगा कि वो टीचिंग में लगी रहती है तो उसको ज्यादा बोलना पड़ता है। तो बाकी और कहीं उसकी मतलब बिल्ट वाइज भी वो ठीक है, मीडियम बिल्ट की है, एक्टिव रहती है अदरवाइज। तो उसको 2.5 महीने से एमेनोरिया है, तो उसको क्या हम बात की दृष्टि में 2.5 महीने से ही है ना एमेनोरिया? एक बार पहले हिस्ट्री दे रही थी तो उसने कहीं से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, वो उसको नहीं पता। तो फिर उसका रेगुलर रहा, लेकिन एट प्रेजेंट उसको 2.5 महीने हो गया, वहाँ पीरियड नहीं है। ठीक है, अभी ऐसे केसेस आप जब आएंगे ना तो क्या करो कि अभी उसको हमें कहाँ काम करना है, रज प्रवर्तन पर काम करना है। अब मुझे स्ट्रेस फैक्टर सर उसका ये लगा, वो अपनी माँ के साथ रहती है, उनको लुक आफ्टर करती है, अनमैरिड है, तो कुछ सोशल उसको भी मतलब स्टिग्मा कह लीजिए उसको, मतलब परेशान, कुछ रिलेटिव्स वगैरह से कुछ कमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो 36 है क्या? 30 कितनी 7 है? 36 की है। हाँ, ओके। टीचर है प्रोफेशन वाइज। बाकी हिस्ट्री में तो मुझे कुछ नहीं लगा, बस यही लगा कि उसको स्ट्रेस फैक्टर उसका मुझे ज्यादा लगा। ठीक है, हमें क्या देना चाहिए, क्या समझे उसको? ठीक है, अब देखो, अभी हमें रज प्रवर्तन पर काम करना है।
अभी रौजक प्रवर्तन पर काम करना है तो कौन से एंगल हमें देखने हैं? एक रस धातु देखना है। हाँ, बराबर है ना? अगर मैं गलत हुआ तो बोलो। हाँ, एक रस धातु देखना है ना? हाँ, देखना है। हेलो, यस सर। हाँ, क्यों देखना है? क्योंकि रस का से हाँ, तो आर्ता ठीक और है, बराबर, आपको मालूम है, ठीक है। अब रस धातु दुष्ट किससे होता है मालूम है? मूल कारण चिंता। ओके। क्या है? चिंता। रस व स्रोत दुष्ट के कारण बोलो, बताओ। तो क्या है? चिंता। हाँ, तो ये है उसमें फैक्टर है कि नहीं? है। वो मैंने बताया ना। हाँ, तो है नहीं, पर ऐसे ये इससे है। हाँ, ठीक है, तो वो फैक्टर आपको कम करना है। हाँ, वो कम कैसे करना है? वो एश्योरेंस दे दो, धैर्यात्म आदि विज्ञान, जैसे जैसे आपको उसको कॉन्फिडेंस दोगे, ये सब जो चीज़ें वो काउंसलिंग से होगा। पर फिर भी आप केस के एंगल में बता रहा हूँ। हाँ, तो रस धातु पर काम करना है। हाँ, फिर रक्त धातु, तीसरा अपान वायु, बराबर है। हाँ, चौथा गर्भाशय, तृतीय अवस्था पाकपिका। हाँ, अब ये चीज़ें रहती है जो कुछ पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं उनमें। हाँ, कईयों में रस धातु क्षय रहता है, कईयों में चिंता शोक ये सब आदि कारण रहते हैं, कईयों में पांडुता ही रहती है। हाँ, कईयों में गर्भाशय की विकृति नहीं है उसमें। हाँ, नहीं, मैं एंगल बता रहा हूँ आपके। आपका केस तो हो गया, चिंता उसका कारण निकला, आप रस धातु पर काम करोगे, ये सब निकला, ठीक है ना? हाँ, उसको रसपाचक दे दो और वायु का अनुलोमन होने के लिए ये कर दो, कोई चूर्ण दे दो। हाँ, हरितकी दे दो या फिर कोई चूर्ण दे दो, ठीक है। तो ये उसके केस जो है दे सकते हैं, इंग्वाष्टक दे सकते हैं, गंधर्व हरितकी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कर दो? गंधर्व हरितकी क्यों देना? गंधर्व है उसमें, अधोभाग हर प्रभाव है उसका काम है ना? तो आप गंधर्व हरितकी दे सकते हो और रसपाचक दिन में 2 बार दे सकते हो। क्या है वैसे मैंने उसका पूछा सर, उसका मोशन वगैरह बाकी सब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला उसका, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। तो ऐसा भी एक है मात्राशीति अध्याय में संग्रह में बताया है कि आपने अच्छा भी खाना खाया हो, हाँ, कितना भी टाइम पर खाना खाया हो, षड्रसयुक्त आहार खाना खाया हो, सब कुछ अच्छा खाना खाया हो, फिर भी आपके अगर मन में चिंता शोक व्यायाम प्रजाग्रह से श्लोक है, तो अगर हो तो आपका जो अन्न है वह अन्न भी आम बन जाएगा उसका, ऐसा बोला है। इजी डायरेक्ट ही बोल दिया उन्होंने। हाँ, तो ऐसे लोग होते कि वही भी अच्छा खाना खाते, सब कुछ अच्छा, और चिंता रहती है तो फ़ायदा नहीं है कुछ। हाँ, तो ये फैक्टर जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग करके सॉल्व करना है। हाँ, और जो रसपाचक है, रसपाचक और अपान काल में वातानुलोमक ऐसे चालू कर दो, ऊपर से चिंता का फैक्टर ट्रिगर गया तो वो पीरियड आने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ? और उसकी जैसे क्या इसको हम ये भी मान सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाती है और मतलब वो है ही ना, लेती है तो बोलती तो वायु भी उसका बड़ा होगा। हाँ? तो क्या हम उसको उसका रुक्ष गुण बढ़ा हुआ मान के क्या कुछ उसको अगर ये करना हो तो यष्टि मधु सिर्फ देना। हाँ? अच्छा, हाँ, अगर उसको वैसा ज्यादा बोलने की ये है, अति भाषण है, ठीक है। यष्टि मधु घृत, यष्टि मधु प्लेन यष्टि मधु चूर्ण शहद के साथ दे दो, ताकि वो जो उदान का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कर दो, वो ठीक हो जाएगा। और बाकी की छोटे मोटे बहुत फैक्टर है कि अगर वो चेयर पर बैठ रही है और पैर नीचे ये कर रही है तो वो भी फैक्टर होगा। ऐसे बहुत छोटी मोटी वो भी चीजें कवर करनी कभी भी। तो उससे मतलब पीरियड मतलब कितने समय तक उसको मैं बोल सकती हूँ कि जब तक रेगुलर नहीं आती तब तक। पर चिंता जो फैक्टर है वो कम करना ही पड़ता है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि आज पीरियड के प्रॉब्लम्स है, कल रसव श्रोतदृष्टि के और व्याधि दिखेंगे, है ना। रसपाचक यहाँ पे टैबलेट मिलते नहीं है तो उसको हम वो कैसे भी अरेंज करो। नहीं, रसपाचक को रसपाचक ही देना पड़ेगा, पटोल इंद्रियो कुटकी। अच्छा सर, इस केस में जो इन्होंने शेयर किया है, हेलो बोलो ना, तो यहाँ पे रसपाचक के साथ हम ऐसे अग्निवर्तक दे सकते हो। अभी कैसा है डिटेल, आप जितने मुझे आउटपुट बताते हो, इनपुट जैसे देते हो उतना मैं आउटपुट दे रहा हूँ।
ठीक है ना। बाकी के छोटे मोटे बहुत फैक्टर रहेंगे, जब आप डिटेल हम केस हिस्ट्री लेंगे, हम सिर्फ एक गाइड कर रहे हैं कि कैसे विचार करें, ठीक है। दीपन नहीं है। अभी जैसे आपने 4 फैक्टर्स बोले, तो दूसरा रक्त धातु फैक्टर बोला, तो रक्त धातु पे कब काम करेंगे और क्या देना चाहिए फिर? जैसे कईयों में पीरियड आते हैं पर उसकी क्वांटिटी कम रहती है, ऐसे लोग रहते हैं, है ना। तो पांडुजन्य ऐसी संप्राप्तियां देकर पांडु में जो कल्प आए हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और सर जैसे अगर ये दाढ़ी मादी है, बोलो, या इसमें एमेनोरिया या पीरियड कम आते हैं, तो बेसिकली वो पांडु वाले लक्षण उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स में दिखते ही हैं, ऐसा आपने कुछ ऑब्जर्व किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर एक की बहुत संप्राप्तियां अलग रहती है। योनि व्यापक ये जो पैटर्न है, ये जो है उसकी संप्राप्तियों का जो व्यापकता है बहुत है, ठीक है ना। चिंता से ये हो सकता है, ये कोई आधुनिक वैदिक शास्त्र मानेगा भी नहीं, हाँ, तो ये फैक्टर हो जाता है। चिंता से प्रतिशय हो सकता है। अब इसके लिए लियोसेट्रेजिन, मॉन्टेलुका सब कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है, तो होता नहीं प्रतिशय, ठीक है ना। तो हमारा इसमें जो हेतुओं का व्यापक विचार हमारे इसमें ही है। बोलो सर। अब जैसे अगर हम इसमें मेडिसिन दे भी दे, रसपाचक वगैरह, वो एक उसकी जो चिंता का रीजन है वो तो हम दूर नहीं कर सकते। तो कई चीजें हैं ऐसे है ना। तो हेतु अगर नहीं हो गए, हेतु अगर चालू ही रहे तो व्याधि नहीं ठीक हो गई, वो आप पे होगी। जब तक आप दवाई दे रहे हो तब तक पीरियड आ रहे हैं, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। काउंसलिंग इफेक्ट कर सकती है। हाँ, बाकी आप ब्राह्मी दे दो, शिरोधारा दे दो, वो ठीक किस हद तक जाएंगी वो दवाइयाँ, ठीक है ना। हाँ, चंचलत्व कम हो जाएगा, थोड़ा चलगुण कम हो जाएगा, पर उसका जो लेने का, टेंशन लेने की जो आदतें हैं वो खुद ही करनी पड़ती है ना। बराबर है ना। और सर एक चौथा फैक्टर गर्भाशय बोला, उस पे बताना थोड़ा। गर्भाशय क्या है? मांसमय है ना। तो गर्भाशय में आई हुई विकृति, अलग तरीके से सोना, गर्भाशय को लगने वाली आघात, रजोचर्या फॉलो नहीं करना, ये सब चीज़ों से खवई गुण्य आ जाता है। हाँ, तो उस ये भी फैक्टर आ जाता है, तो ये भी सब देखना पड़ता है। गायनेक में स्त्री में प्रैक्टिस करना, मीन्स स्त्री रोग में करना, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे हेतु मिल जाते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है, बोलो सर। ये जो आपने केस बताया है, मतलब इन्होंने जो पूछा तो इसीलिए है, मैंने पीसीओडी का एक लेक्चर है 1.5-2 घंटा का, 1.5-2 घंटे में पीसीओडी बोला है उसमें। हाँ, बोलो। जी सर। तो सर इसमें अगर हम, जैसे ये जो पेशेंट है, जैसे चिंता है और वो ज्यादा उसको वर्कलोड है, बहुत ज्यादा बोलती है, वात प्रकोप के भी लक्षण है, उसकी वजह से भी रजक्षय होकर एमेनोरिया हो सकता है। तो सर अगर इसमें हम रसपाचक देंगे तो उसमें जो पटोल, कुटकी, इंद्रियव है, सारा कफ पित्तग्न है, तिक्त, ये वैसा नहीं है, ये रसधातु दुष्टि का कारण हुआ है, ठीक है ना। रोज चिंता होने से वो खाना खा रही है 2 टाइम, उसका अपतर्पण नहीं हुआ है, ठीक है ना। वही तो बोल रहा हूँ, केस डिटेल लेनी चाहिए। आपको लग रहा है कि ये पूरा अपतर्पण जन है, तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट होगी, चेंज होगी ट्रीटमेंट। काम क्या करना है? रसधातु पर काम करना है। काम क्या करना है? वातानुलोमन पर काम करना है। इसमें क्या हम ये नहीं सोच सकते कि वात वृद्धि से एंडोमेट्रियम भी ड्राई हो गई होगी? सोच सकते हैं ना। तो उसके लिए हमने क्या दिया है? गंधर्वरितकी दिया है, स्निग्ध अनुलोमन दिया है हमने, दिया है ना। तो सर मतलब अगर अवतर्पण जन्य होगा तो फिर हम ये रसपाचक नहीं देंगे, उसको कुछ और देंगे। उसके हमें लक्षण दिखे, पेशेंट सामने दिखता है हमें कि अपतर्पण जन्य की ये कैसा है, खाना खाती है नहीं, रात को नहीं खाती, उल्लंघन करती है, उपवास करती है, ऐसे दिखते हैं ना पेशेंट। के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये तो खाना अपने टाइम से खाती है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, खाना टाइम से खा रही है वो। तो मुझे तो ये लगता है कि इसका वात का रुक्ष गुण ही बढ़ा है, और दूसरा स्ट्रेस जो मेरे को समझ नहीं आया। तो स्ट्रेस के लिए आप जो कल्प है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी घृत, कल्याणक घृत हो, या फिर वचा घृत हो, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। वातानुलोमन के लिए गंधर्वरित की आपने बताया, बस 2 चीजें हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और रसपाचक भी दें इसमें? हाँ, देना। 3 चीजें दें।
थैंक यू सर। बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक पेशेंट है। अरे आप प्रश्न मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मैं वो प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। सर, फीमेल पेशेंट है, 35 इयर्स उसकी एज है। 35। वेट 51 kg, हाइट 4 फुट 8 इंच। सर, उसकी कंप्लेंट्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं 6 महीने से। नवंबर में अभी तक आए ही नहीं है। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को आए थे, बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग थी। सितंबर में 7 सितंबर को आए थे, 4 डेज रहे, अच्छे से रहे। उस टाइम पे उसने मेडिसिन ली थी, इस वजह से टाइम से आ गई थी। जुलाई अगस्त में पीरियड्स नहीं आए। जून में आए थे, 22 जून को नॉर्मल थे। उसके पहले नॉर्मल चल रहे थे। उसकी लो एब्डोमेन पेन, बैकएक, जो भी पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं सर, वो होते हैं। उसको साथ में हेयर फॉल हो रहा है 6 मंथ से ही बहुत ज्यादा, और कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ रहती है, गैस एसिडिटी ऑन एंड ऑफ है। सर, उसकी हिस्ट्री है, उसने आईपिल 72 ली है जून से पहले 4 या 5 बार। बाकी और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उसने लिए हैं। लाइफस्टाइल में सर उसका 6 से 7 के बीच में उठ जाती है, ब्रेकफास्ट कभी नहीं करती। 11 बजे के करीब लंच या ब्रंच मतलब वो कर लेती है, और सुबह उठते ही चाय लेती है पूरी कड़क मसाले वाली। लंच फिर होता नहीं है, डिनर होता है सीधा नॉर्मल चाय, वो चपाती और सब्जी। देखो, हमारा जो शरीर है वो बीमार होने के लिए नहीं बना है। हम उसको ऐसे कारण देते हैं कि वो बीमार पड़ जाए। ठीक है, तो ये इतने अगर हेतु है रुग्ण में किसी भी, तो दवाई पर शिफ्ट मत हो। पहले पेशेंट को बोलो कि हेतु बंद होना ही ट्रीटमेंट है पहली। जब आप हेतु बंद नहीं करोगे और सिर्फ हमारी ट्रीटमेंट लोगे तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको स्ट्रिक्टली बोल दो। ठीक है, स्त्रियों में बहुत सारे हेतु रहते हैं, योनि व्यापत के लिए, आर्तोदृष्टि के लिए, सभी हेतु रहते हैं, बहुत हेतु रहते हैं। हाँ जी। तो सुबह पोहे खाओ, फिर दही वड़ा खाओ, या फिर कोई भी 2-3 चीजें एक साथ मिलकर संकीर्णासन खाओ। तो विकृत अन्न जो है वो योनि व्यापत का कारण पहला कारण बोला है। क्यों? क्योंकि पहला रसदुष्ट होता है, और रसदुष्ट हो गया तो आर्तोदृष्टि होती है, आर्तोदृष्टि से योनि व्यापत होता है, ऐसी संप्राप्ति घटती है। ठीक है ना? मीन्स आपने पाव भाजी खाई, फिर पैटीज खाया, फिर आपको लग रहा है रात को मैगी में 12 बजे मैगी खाऊंगी, तो होगा कुछ नहीं। होगा क्या होगा? रसदुष्टि होगी। होगा बाद में क्या होगा? आर्तोदृष्टि होगी। उसके बाद क्या होगा? योनि व्यापत होगा। फिर इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते हैं। फिर अरे हमने ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, और ये सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए बाकी हमको जैसे दिनचर्या है, रात्रिचर्या है ना, वैसे स्त्रियों को रजचर्या है, सूतिकाचर्या है ना। कई चर्याएं अधिक है स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि उनको एक आशय अधिक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ना। तो उसके लिए उनको रजचर्या है, तो वो फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो पहले तो बहुत ये क्या होते थे, रूल्स बहुत रहते थे लड़कियों को, है ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो ये इसका एंगल हम अलग देते थे कि वो ये कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, स्त्री और पुरुष ये बायोलॉजिकली डिफरेंट है। ठीक है, तो किधर भी समानता ये नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल डिफरेंट है, तो उनके लिए वो अलग सी चर्याएं थी, अलग से कुछ नियम थे। कई कबार नियम थोड़े और हो जाते थे, नहीं ऐसा नहीं, पर वो क्यों थे, ये इसलिए थे। ठीक है ना, तो उसका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, 12 बजे 2 बजे कॉफ़ी पियो, 4 बजे ये करो, 5 बजे ये करो, ऐसे चल रही है दिनचर्या। रसदुष्टि हो जाती है, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटर्न तक, फिर वो आर्तोदृष्टि हुई रहती है, और बाद में योनि व्यापत तक गई रहती है केस। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को भी बोलना चाहिए हमें। क्योंकि हमें हमारा ऐसा नहीं है कि हो गया व्याधि और दे दो चिकित्सा, ऐसा नहीं है। व्याधि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं, है ना। यही है। सर, जो इसने
पिल्स लिए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर हम उनको एज ए अगद भी काउंट कर सकते हैं ना? विष का विचार कर सकते हैं ना? तो उसमें अगद चिकित्सा में हम मतलब कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम उसे? नहीं, पहले तो उसका हेतु भी तो बंद कर दो पहला। पहला हाँ, वो सर लाइफस्टाइल का मैंने उसको पूरा समझा दिया। लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए दिनचर्या उसको अच्छे से बता दी, ऋतुचर्या बता दी, वो सर वो फॉलो कर रही है। साथ में मैंने उसको थोड़ा, जैसे कॉन्स्टिपेशन थी, अग्निमांद्य था, उसके लिए उसको दीपन पाचन चिकित्सा दिया अभी 3 दिन के लिए सर। उसका आज ही मैंने फॉलो लिया। तो अगर आपको किसी भी केसेस में और विष का विचार करना हो और कुछ बाकी के अगद नहीं यूज करने हो, एक आपको सिंपल विषग्न द्रव्य यूज करना हो तो शिरीष, ठीक है? कौन सा? शिरीष। शिरीष को कहाँ पर भी ऐड कर दो। शिरीष ऐसा है कि शिरीष पंचांग, सभी शिरीष के पुष्प, ये सब कुछ, तो महाशिरीष आदि अगद आया है, ऐसे बहुत से अगद आए हैं, तो ये उत्कृष्ट विषग्न है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है सर। होम्योपैथी में कभी कभार कैसा होता है, एक विचार रहता है होम्योपैथी में कि पेशेंट आने के बाद अगर उसने बहुत सी ट्रीटमेंट ली हो तो एक लोडिंग डोज रहता है 2 दिन का, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट रहती है, ठीक है ना? तो हमारे में भी ऐसे विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए मीन्स पाचन का विचार, विषग्न विचार, ये भी होनी चाहिए विचार। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। कई वैद्य थे पहले कि आया पेशेंट तो शुंठी का चूर्ण, 3 दिन शुंठी का चूर्ण खाओ, फिर 3 दिन के बाद आओ ट्रीटमेंट लेने। ऐसे कई पहले थे वैद्य, तो वो पाचन कर देते, पहले पाचन कर देते, बाद में पेशेंट आता था तो आधे तो 2-3 लक्षण जो आम के वो पहले से निकल जाते थे। तो ये होना चाहिए। ठीक है, उसके विचार होने चाहिए। आम का विचार, कृमि का विचार, विष का विचार, ये हर केस में कई कबार आपकी केस की दिशा जो है वो बदल देता है। पूछो। वैद्य कौन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट। मुझे नाम नहीं पूरे दिख रहे इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। पूछो डायरेक्ट क्वेश्चन। हेलो, बोलो। हाँ सर, पेशेंट है, उसको नाइट ड्यूटी का जॉब है। और नाइट ड्यूटी कॉल सेंटर में है। हाँ, 1 मिनट। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट अगर रहते हैं ना केस हिस्ट्री में, इसलिए जो आप केस पेपर बनाओगे ना तो उसमें वो पॉइंट प्रिंट ही कर दो, ठीक है? वो जो पॉइंट है ना, विषय का, कृमि का, ये सब पॉइंट है ना, वो प्रिंट ही कर दो, ताकि जब केस हिस्ट्री लोगे आप तो ये पॉइंट ना छूटे आपसे। ठीक है, चलो पूछो आप। सर, पेशेंट जो है उसका ड्यूटी नाइट ड्यूटी का है, जॉब है कॉल सेंटर में। तो उसको कि वहाँ एसी रहता है, स्ट्रॉन्ग एसी, तो उसको बारंबार प्रतीक्षा का ही है। तो जॉब तो नहीं चेंज कर सकते। तो फिर क्या करना, ये आप पे है व्याधि, फिर करो। जब तक ट्रीटमेंट है तब तक कंट्रोलेबल है। ये तो बंद करनी ही चाहिए ना। मैं पानी में जाऊंगा पर मैं भीगना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? वो तो मैंने उसको एडवाइस दिया है कि आप जॉब दूसरा करो। रात जो है वो सोने के लिए है, ठीक है? रात जो है वो सोने के लिए है। नाक बहते रहता है क्योंकि तनुस्राव रहता है कि कफ पातळ असतो। वात और पित्त बढ़ेगा जब जागरण करोगे, तो वात और पित्त बढ़ेगा, और इसी से कफ भी बढ़ेगा, तो ये सन्निपातिक में जाएगी, तीनों दोष प्रकोप हो जाएंगे, है। और मल प्रवृत्ति भी ये नहीं कि रेगुलर नहीं, की नहीं है, कभी टाइमिंग रेगुलर नहीं है। तो ऐसे में सर मल प्रवर्तन के लिए ऐसा फिर इनकी अविपत्ति कर दे या फिर गांधर्व के लिए कि उसके इसके हिसाब से, जॉब के हिसाब से कि पित्त ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ने वाला है। ठीक है ना? उस हिसाब उनको क्या बोलना, एटलीस्ट क्या करो कि रात को आ रहे हो ना तो पहले दिन में आने के बाद पहले नींद ले लो, ठीक है? हाँ सर, वो लेता है, लेकिन वो नींद ज्यादा ले रहा है कि उसका मतलब 6-7 घंटे वो दिन में सोता है। तो मैं बोला उतना ज्यादा हो जाता है। ऐसा है, जितना टाइम आपने जागरण किया है उससे आधी नींद दिन में लेनी है। हाँ, तो मैंने वही कहा कि अगर 4 घंटे ठीक है ना सर, 4 घंटा दिन में सोना वो है, लेकिन उसका ज्यादा हो रहा है, तो वो भी मैंने उसको कम करने के लिए कहा है कि क्योंकि उससे भी कब बढ़ेगा दिन विवाह स्वाप से। नहीं, दिन में
खाना खाने के बाद अगर सोए तो प्रॉब्लम होगा उसको। खाने से पहले सोना है। वो सुबह आके नाश्ता करता है फिर उसके बाद सोता है। ऐसा मत करो, पहले सो जाओ, बाद में सब करो। 3 घंटे नींद पूरी कर लो। उससे कुछ बड़ा कुछ होगा नहीं, पर क्या बोलते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। नाश्ता नहीं कर रहे, सुबह वो अर्ली मॉर्निंग आता है तो वो नाश्ता करता है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सोता है, फिर 12 बजे उठ के फिर उसके बाद खाना खाता है। हाँ, तो उसको और बोलो कि जब जॉब चेंज करना हो तो जल्दी चेंज कर दो, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के लिए शरीर अच्छा होना चाहिए। वो तो है ना। आप एक उम्र में आपके पास पैसा होगा पर शरीर नहीं होगा तो फायदा क्या उसको। तो यहाँ पे पेशेंट यंग एज है तो उसमें वात प्रतिशत, इसमें शुक्र का भी अनुबंध रहता है ना सर, ऐसा उसमें कुछ तो नहीं। केस डिटेल चाहिए। अभी जो जागरण कर रहा है तो जागरण से क्या होगा, वात पित्त बढ़ जाएंगे। हाँ, शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उष्णता बढ़ जाएगी। हाँ, रात्रि जो है वो सोने के लिए और दिन में काम करने के लिए है ना। दिन में सोने के लिए जो है वो ट्रैवलिंग सर बहुत है, ट्रैवलिंग 2 घंटा उसको जॉब के प्लेस को जाना तो और वात बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ने वाले ही कारण है। उनको बोलो ये सब कुछ। ओके सर। उनको बोलो, पहले यही बोलना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसके शरीर है तो सब कुछ है। 10 साल और कमाओगे, उसके बाद क्या, है ना। ऑलरेडी उसने 10 साल सर ऐसे उसने तो अभी धीरे धीरे लक्षण दिखेंगे उसको। हाँ राइट, ठीक है सर। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेंगे और रुकेंगे हम। बोलो। बोलो सर, ये जो इन्होंने अभी केस शेयर किया रात्रि जागरण का, उसमें अब सबका पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपनी ड्यूटीज चेंज कर पाए। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, व्याधि ऐसे थोड़ी एक्सक्यूज देगी, अरे नहीं यार इसकी ड्यूटी है, मैं वात पित्त हम नहीं बढ़ेंगे इसके शरीर में, ऐसे थोड़ी देगा दोष, ठीक है ना। प्राणियों को जो नियम है निसर्ग के वो सभी को लागू है, चाहे वो वैद्य हो, चाहे वो वैद्य ना हो, चाहे वो IT सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो अंबानी हो या कोई भी हो, सभी प्राणी है, प्राणियों के नियम सबको लागू है। रात का काम रात को सोना है, दिन में जागना है, ये नियम है मूलभूत, ठीक है ना। तो इसके विपरीत काम करोगे तो व्याधि होगी, आज नहीं तो कल। ये हमने अगर ऐसे पेशेंट में हम नस्से बोल रहे हैं कि वो रेगुलर बेसिस वही तो हो जाएगा ना, वो आप पे हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लक्षण जो है वो कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। जब तक आपकी दवाई है तब तक आप कंट्रोल कर पाओगे, है ना। पर हमारे चिकित्सा क्या है, हेतु विपरीत चिकित्सा रहती है ना। तो आप क्या करोगे, वात पित्त बढ़ रहा है तो आप घृत सेवन करने बोलोगे तो कंट्रोल हो जाएगा उतने तक, बराबर है ना। हेलो। हाँ, पर रात की जो नींद है, नींद सिर्फ वात पित्त नहीं है ना। निद्रायतम सुख दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञाना ज्ञानम, ऐसे बोला है ना। तो मृत्यु तक उसका बोला है, जो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो क्या बोला है, निद्रायतम सुख दुखम, दुख मिलेगा ये उसको, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। पुष्टिकार्ष बलाबलम, अबल होगा ही वो, ठीक है ना। तो ये इसके लिए है ना वो, हाँ ऐसे सिर्फ आप कंट्रोल कर जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती, डे ड्यूटी होती है, पर उनके ऑफिस में एसी, घर में एसी, कार में एसी, तब उनका प्रतिशय ठीक नहीं होता। अब चाहे डे ड्यूटी में हो, हम किसी ऑफिस का एसी वगैरह तो बंद नहीं करवा पाते, तो उन पर उनका प्रतिशय ठीक नहीं हो रहा, तो वैसी कंडीशन में क्या एडवाइस करना चाहिए। एसी में होगा क्या, स्वेदावरोध होता है ना, बराबर है ना। हाँ जी। एसी में क्या होता है, स्वेदावरोध होता है। हमें क्या करना है, स्वेद जनन करना है ना। त्रिकटुका चूर्ण अगर उसको दे दिया तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। सिर्फ त्रिकटु चूर्ण ठीक इनफ है। इनफ में संप्राप्ति देखनी पड़ेगी हर पेशेंट का, बाकी की चीजें देखनी पड़ेगी, पर उसका भी हेतु क्या है, रुक्ष और शीत है ना। एसी जो है वो क्या करता है, रुक्ष और शीत है, बराबर है ना। है कि नहीं है। हाँ, तो आपको स्निग्ध और उष्ण ऐसी चीजें देनी पड़ेगी। स्निग्ध और उष्ण क्या है, तेल है, तेलाभ्यंग करना है ना, बराबर है ना। पेट में तेल ज्यादा लेना है, ज्यादा में जितना लेते उससे ज्यादा लेना है ना।
है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हेतु के गुण कौन से बढ़ गए हैं, उसके विपरीत आपको क्या करना है? अभिसंस्करण करना है। अभिसंस्करण करना है मीन्स ये हेतु घड़ने ही वाले हैं, ये उसको ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करें हम? शरीर में उसके विपरीत द्रव्य पहले ही डाल दे, शरीर को पहले ही अभिसंस्कृत कर दे। ये अष्टांग में लिखा है, अभिसंस्कृत पहले से ही कर दे, ताकि वो होने वाली जो हेतु है वो उतने ट्रिगर नहीं होंगे। जैसे मुझे अभी रात को कुछ मधुर सेवन करना है, गुरु अभिसंधि ऐसे कुछ खाना है मुझे रात को, तो मैं दोपहर को ही मैंने अग्निदीपन अच्छा करना है। मुझे दोपहर को ही क्या करना है? एकदम अग्निदीपन करना है ना? इसको क्या बोलते हैं? अभिसंस्करण करना। ऐसे केसेस में घी का भी कुछ रोल रहेगा क्या? रहेगा ना, पर घी शीत है ना, तो पहले से शीत गुण हमारा एसी का है ना? सर गुड़ शुंठी दे सकते हैं ना सर, छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख ले अपने पास, खाते रहे। हाँ, दे सकते। तेल कौन से देने? तेल गुड़ शुंठी सर दे उसे सकते हैं। घी मक्खन वगैरह कम करने के लिए बोलना चाहिए। कफ वृद्धि होगी क्योंकि शीत ऑलरेडी गुण है, आप शीत और स्निग्ध दे रहे हैं तो कफ का प्रकोप होगा, 2 गुण बढ़ गए तो, है ना? हाँ जी। ठीक है सर। और ऐसे जो मैं अभी पेशेंट बोला था, उसको अगर स्त्राव है तो नस से नहीं कर सकते ना सर? उसको जब उसका स्त्राव नहीं रहेगा तभी शुरू कर सकते हैं ना? और सर कौन सा नस्य अनुतेल का नस्य अच्छा रहेगा? अनुतेल है, षडबिंदु तेल है ना? कौन सा पेशेंट बोल रहे हैं आप नस्य के लिए? ये पीनस का, प्रतिशय का। अगर स्त्राव है तो वो कंडीशन में हम नस्य नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके बाद में दे सकते। ओके सर, ओके चलो रुकेंगे सर। ये नस्य देने का काल कौन सा उचित होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाना खाने के बाद नहीं ले सकते, रात में सोते समय नहीं ले सकते, खाना खाने से पहले लेने का, दोपहर को। ओके सर, ठीक है सर। चलो रुकेंगे। ओके।